स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सवाल है कि राम भक्तों से छलावा किसने किया। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ होता रहा और जिम्मेदार क्यों अपनी नींद सोते रहे। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने पहुंची एसआईटी ने 6 दिन में 60 घंटे राम मंदिर परिसर में बिताए। 6 दिन में एसआईटी ने सभी संदिग्धों से पूछताछ की। महासचिव चंपत राय से लेकर व्यवस्थापक गोपाल राव तक सभी का सवालों से सामना हो चुका है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। चंदा गिनने वाले, सीसीटीवी को मैनेज करने वाले चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जैसे बड़े पदाधिकारियों के करीबियों से पूछताछ हो चुकी है। दान की गिनती का काम संभालने वाले कर्मचारियों से सवाल किए जा चुके हैं। खबर है कि एसआईटी ने कई सबूत जुटाए हैं जिनसे राम मंदिर के मैनेजमेंट में खामियों का पता चलता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बैंक ले जाने का रास्ते पर ही चंदे की लूट हो जाती थी। नोटों के बंडल में एक्स्ट्रा गड्डियां डाल दी जाती थी और बीच रास्ते में ही उन पर हाथ साफ कर लिया जाता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। कोई चंपत राय का करीबी तो कोई अनिल मिश्रा और गोपाल राव का रिश्तेदार और दोस्तों को मंदिर में काम दिया गया, जिससे उनकी चांदी हो गई। महज कुछ सालों में ही कईयों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली। अनुकल्प मिश्रा हो या उसका बहनोई लवकुश मिश्रा, गोपाल राव हो या उनके भतीजे सोमेश आनंद, चंपत राय हो या उनके करीबी टिन्नू यादव से लेकर फूलकांत मिश्रा तक, हर किसी से एसआईटी ने पूछताछ की है। फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि राम मंदिर में लूट के पीछे किसके दूत हैं, कितने किरदार हैं। सवाल यह भी कि जिन लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें चंपत राय हैं, गोपाल राव हैं, आखिरकार इनका क्या होगा। सवाल यह कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का क्या होने जा रहा है, इन पर क्या कोई कार्रवाई होगी। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे कि राम मंदिर की ये जांच की आंच जो है वो कहां तक पहुंच रही है। अमितोष पारिक, प्रवक्ता वीएचपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं और अनिल झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमितोष पारिक जी, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, सोमेश आनंद, फूलकांत मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, ये तो वो लिस्ट है जो सार्वजनिक आ गई है, जिनके नामों पर जांच की तलवार लटक रही है। क्या होने जा रहा है इन लोगों का? क्या कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ आई वॉश, कुछ छिपाने की कोशिश है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। ना तो किसी पे आई वॉश हो रहा है और ना ही कुछ अभी ऐसा सार्वजनिक हुआ है। सब हम हमारे सोर्सेस से, सूत्रों से पता कर रहे हैं। जिसको काम करना है उसने अपनी प्रीलिम रिपोर्ट या तो सबमिट कर दी है या कर रही होगी। उसके अंदर में सारी बातें आ गई होगी कि कहां पर क्या विषय है और कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन लगातार तरीके से पिछले कई दिनों के ऊपर में हमारे को और दूसरे यही आक्षेप लगाते जा रहे हैं कि उसके यहां से ये रिकवर हुआ, उसके यहां से ये हुआ, एसआईटी बन गई तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। यहां पे हमारे को एसआईटी पे संदेह है। मैं आपके माध्यम से 2 सवाल करता हूं प्राची जी। पहला सवाल तो यह करता हूं कि कहां पर ऐसा कानून में लिखा है कि एफआईआर सबमिट होगी उसके बाद एसआईटी होगी। वो कानून में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जहां पर भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, स्टेट हैज राइट टू क्रिएट इट्स ओन प्रॉप। लेकिन जो लोग आक्षेप बना रहे हैं वो आज तक ना तो थाने में गए ना कोर्ट में गए। दूसरी बात, ना पीआईएल में वो पार्टी है। तीसरी बात, आज भी उसी आक्षेप ही लगा रहे। तो मुझे लगता है जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और क्यों बख्शा जाएगा भाई? हम वो लोग नहीं जो अतीक अहमद को जी लगा के बोलते हैं, हम वो लोग हैं जो चोर को चोर कहते हैं। और एक बात बिल्कुल इस देश को समझनी चाहिए कि जिस सत्य के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला हुआ था, उसी सत्य के आधार पर रिपोर्ट बनेगी। कोई भी जो कानूनी कार्रवाई, इसलिए तो चोट ज्यादा बड़ी है ना। जिस राम मंदिर के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा, वो राम मंदिर बन गया, लेकिन उस राम मंदिर में जिस कमेटी को, जिस ट्रस्ट को निगरानी के लिए रखा गया, निगरानी छोड़कर उसने सब कुछ किया। और आप ये चाहते हैं कि सवाल भी ना पूछे, उनके नाम भी ना लें। नहीं, किसने का सवाल ना पूछे? बिल्कुल अधिकार है, आप 4th पिलर है, आपको पूछना चाहिए सवाल। और सवाल पूछोगे उतनी बातें निकल के आएगी। उतनी ही लोग जो आक्षेप लगा रहे उनके भी चेहरे सामने आएंगे। वही लोग जो राम जन्मभूमि के और राम के भक्त का अभी मुकुटा लगा के घूम रहे, वो भी लोग को समझ में पता चलेगा। वही जो कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, जो कहते हैं देयर वाज सैफरन इन द मॉन्क्स,
मतलब रॉब के अंदर में मंकी है जो सैफरन रॉब ने, उनकी भी सबको सामने पता चलेगा। मुझे लगता है कि अभी 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट को जांच के रिपोर्ट होगी, उसमें हर चीज। लेकिन अमितोष जी, आप बाकी पार्टियों पर निशाना साधें, आप उनकी राम भक्ति पर सवाल खड़े करें, लेकिन आप तो सबसे बड़े राम भक्त थे ना, और इसीलिए आप लोगों की नियुक्ति की गई थी, इसीलिए चंपत राय को दी गई थी ना जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं हुई, उस जिम्मेदारी के अंडर अगर चोरी हो गई तो सवाल भी पूछे जाएंगे और जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अमितोष जी, मैं लौटूं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएलडी का पक्ष रखने के लिए। रोहित अग्रवाल जी, आपकी एक तस्वीर है, मैं उस तस्वीर को दिखाऊंगी और उस तस्वीर के माध्यम से आपसे सवाल पूछूंगी। आप भी चंदा देते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी चांदी की ईंट हाथ में लेकर नजर आ रहे हैं चलते हुए। वो तस्वीर जरा है तो प्ले कर दें। महाराष्ट्र में हालांकि हलचल बढ़ गई है, तो महाराष्ट्र की हलचल भी हम साथ के साथ दिखा रहे हैं। आपने भी चंदा दिया, आपने भी चढ़ावा चढ़ाया, आप भी राम भक्ति में सराबोर होकर गए। देखिए ये वो तस्वीर है, यहाँ मोटी सी एक चांदी की ईंट मुझे नजर आ रही है। आप मुझे बताइए, इसका पूरा ब्यौरा है, आपके पास जानकारी है कि ईंट कहाँ गई, किसको गई, ये है भी कि नहीं है, चोरी तो नहीं हो गई ये वाली ईंट? देखिए जी, करोड़ों राम भक्त दान देते हैं, और सिर्फ राम भक्त नहीं, करोड़ों सनातन दान देते हैं, और पूरी निष्ठा से देते हैं, पूरी श्रद्धा से देते हैं। और ना तो उनको किसी तरीके का हिसाब चाहिए होता है, उनको अपने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो न चढ़ा रहे हैं, वो प्रभु को अर्पित रहे हैं। उसके वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये सवाल आज तक तो किसी सनातनी ने पूछा नहीं। ठीक है, ये जेरी जो फोटो आपने दिखाई है, ये मैंने सोशल मीडिया पे उस समय डाली थी जिस समय राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा था, और जब ये ईंट में दी तो उसमें मैंने सोशल मीडिया डाली थी, परंतु कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस फोटो को मेरी सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस समय देखा गया होगा, तो वहां से निकाल के और पुनः पोस्ट की गई है। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है कि किसी की निजता का वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं परमिशन बिना। देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे डाली, अपनी श्रद्धा के अनुसार डाली, मैंने ईंट का दान दिया, अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया, और ये करोड़ों सनातनी ने दिया। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ ना, आप इस श्रद्धा को समझते हैं रोहित जी, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप इस श्रद्धा को समझते हैं। कोई भी सनातनी जब दान देता है तो उसका हिसाब नहीं रखता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो जो दान प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ा रहा है वो चोरी हो जाए, वो भ्रष्टाचारियों के हाथों में पड़ जाए, वो चोरों के हाथों में पड़ जाए, और आपके दान से बड़ी बड़ी कोठियां बन जाएं, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली जाएं। आप भी नहीं चाहेंगे ना ये? नहीं, चोरी हुआ है क्या? क्या ये असरटेन हो गया क्या कि चोरी हुई है वहां पे? तो चोरी नहीं हुई है, तो करोड़ों नहीं, देखिए ये तो एक आरोप लगा है और उसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है, एसआईटी गठित कर दी गई है। रोहित जी, अगर चोरी नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो फिर एसआईटी काहे बनाई है? और फिर क्यों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, किसी भी चोर को, किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा? यही चीज है प्राची जी, कि अभी तो सिर्फ आरोप लगा है, अभी विपक्ष द्वारा एक द्वेष की भावना से आरोप लगाया गया। चोरी पुष्टि हुई कि वहां पे चोरी हुई नहीं है। हमको इंतजार करना चाहिए, हमको कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए। बातें करते हैं ना तो फिर विपक्ष को बल मिलता है, तभी पूछा जाता है कि ऐसा क्या है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्या है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है? रोहित जी, इतना बड़ा मसला है, रोहित जी सुने, इतना बड़ा मसला है, आप भी जानते हैं ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। इतने बड़े मसले में एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन एसआईटी ने अभी तक क्या किया है, कितने किरदार हैं, उन किरदारों पर क्या जिम्मेदारी तय की गई है, ये कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। ये बातें शंका और शक पैदा करती हैं रोहित जी। नहीं, विपक्ष कर रहे हैं, वो मुखिया अभी तक राम मंदिर में मत्था नहीं टेक के आए, जिन्होंने अभी तक राम मंदिर के लिए एक अपने दिल से ये नहीं कहा कि हाँ, राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो एक अच्छा निर्णय हुआ है, जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के उठाना काम किया। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है रोहित जी। मैं सुनील जी के पास चली जाती हूँ आपका सवाल लेकर, लेकिन आप सिर्फ इस बिना पर किसी के सवालों को खारिज नहीं कर सकते हैं कि वो राम मंदिर अभी तक नहीं गया है। अगर कोई राम मंदिर नहीं गया है तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो राम मंदिर में हुए घोटाले पर या जो चढ़ावा चोरी हुई है उस पर सवाल आपसे नहीं पूछ सकता है। अब सुनील जी, आपसे प्रश्न ये है, ये सरकार एसआईटी के माध्यम से पता लगाने की कोशिश कर तो रही है कि चंदा किसने चढ़ाया, चढ़ावा कहां तक चोरी हुआ, कितना घोटाला हुआ, इसमें कौन बड़े बड़े किरदार हैं जो शामिल हो सकते हैं। आपके नेता तो एसआईटी पर ही सवाल खड़े करके एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं।
आप नहीं चाहते क्या कि दोषी सामने आए और उनको सजा मिले? देखिए प्राची जी, दोषी तो सामने आएंगे और अगर बीजेपी सरकार सजा नहीं दे पाएगी तो भगवान श्री प्रभु राम सजा देंगे। सजा से तो ये पापी और चोर और भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएंगे, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि जो चंदा चोर हैं, जो भगवान राम के दान पात्र में जो जिन्होंने लूट की है, बिना सरकार की मदद की लूट नहीं हो सकती है। हर सप्ताह मुख्यमंत्री जी खुद मंदिर जाते हों और उनको पता न लगे कि लूट हो रही है, और पता भी लगा तो भगवान की कृपा से किसके माध्यम से, देश दुनिया किसके माध्यम से जान पाई? माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से। और बिना भगवान राम की कृपा से वो इस बात को कह ले गए हैं। भगवान राम की कृपा ही थी माननीय अखिलेश यादव जी पर, उन्होंने उनकी बिना कृपा की ये चोरी और ये भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ है। और जो बड़े बड़े नाम थे, आपने भी कहा कि क्या होगा चंपत राय का, क्या होगा गोपाल राव का, क्या होगा अनिल मिश्रा का, और उनके रिश्तेदार। आप सोचिए प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ वाले कितने निचले स्तर पर चले गए। लूट में भी परिवारवाद है, दान पात्र को लूटने में भी परिवारवाद लागू है। ये लोग परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, मतलब संघर्ष करना वो परिवारवाद इनको खलता है। पूरा नात रिश्तेदार परिवारवाद मिलकर के भगवान राम के दान पात्र लूट लें, मंदिर में इतना घृणित काम करें, उनसे अगर सवाल करिए तो कहते हैं कि ये तो विपक्ष का काम है, आप मंदिर नहीं गए। मतलब जरूरी है कि जो भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या अभी किसी कारणवश नहीं जा पाया, वो राम भक्ति नहीं है। ओके, यही लुटेरे केवल राम भक्त हैं। देखिए, सवाल पूछना, जय श्री राम नाम का सवाल नारा पूछना, लगाकर किसी भ्रष्टाचार पर, किसी चोरी पर सरकार से सवाल पूछना वो आपका अधिकार है सुनील जी, उस पर तो मैं जा ही नहीं रही। लेकिन जब सरकार कोई काम कर रही है और सरकार इस दिशा में काम करने की कोशिश कर रही है कि एसआईटी के माध्यम से सच सामने आ जाए, आप तो उसके खिलाफ ही अविश्वास पैदा कर रहे हैं ना। आप तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट ही ना चोरी हो जाए। आप तो ये कह रहे हैं कि एसआईटी के माध्यम से किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इतनी सटीक जानकारी आपके पास है सुनील जी, तो आप भी हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हैं? अच्छा प्राची जी, हम ये कह रहे हैं कि इन चोरों लुटेरों में कुछ नाम ऐसे भी हैं, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन ही ना ले पाए उन पर। तो अगर हमारे नेता ने कोई बात कोई संदेह जताया है तो उस पर विरोध क्यों मान रहे हैं भाई ये लोग? नहीं सुनील जी, हम क्या किसी सुनील जी, आपके नेता जब कहते हैं को बचाने की बात कर रहे हैं क्या? नेता जब कहते हैं तो उनके पास जरूर है कोई जानकारी आ रही होगी। जब आप ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे नाम आ सकते हैं जिनको मुख्यमंत्री बचाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर बात है आपके पास कोई जानकारी है। तो बजाय इसके कि उस जानकारी के आधार पर आप उन पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करें, आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा प्राची जी, हम कह रहे हैं कि चलिए हमारा कोई सुझाव ये मानेंगे। लगातार मीडिया में बहस हो रही, अब तक एफआईआर क्यों नहीं एफआईआर की? वहां के अयोध्या के राम भक्त सब चाहते हैं इन लुटेरे और चोर और बेईमानों पर एफआईआर हो। किसी ने सरकार का हाथ पकड़ा है? ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी का किसी ने हाथ पकड़ा है? इस पर एक छोटा जवाब दे दीजिएगा अमितोष पारिक जी, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुनील जी की व्यथा आपने सुन ली और उनका डर, उनकी शंका भी आपने देख ली। मैं बहुत व्यथा नहीं, उनकी राजनीति मैंने सुन ली। हम वो लोग हैं जो बलिदान करते हैं, लोग हैं जो बलिदान पे राजनीति करते हैं। इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री कहीं ऐसे लोगों को तो नहीं बचा रही, अखिलेश यादव नहीं है जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगों के अंदर में आजम खान के कहने पे कईयों को छोड़ दिया था। ये वो सरकार है जो निष्पक्ष भाव से अपना काम करती है, सनातन को सर्वोपरि मानती है। दूसरी बात मैं कहता हूं प्राची जी, एफआईआर और एसआईटी में बहुत टेक्निकल पॉइंट है। सुनील जी रोज बैठ के डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। जब कोई एलिगेशन लगता है बिना किसी एविडेंस के, तब उस पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके क्रिएट होती है। सारी चीजों को इकट्ठा करा जाता है, जिसके ऊपर में संदेह होता है, रिकवरी होती है, उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज करी जाती है।
तो दे आर टू प्रोसीजर। और मैं टेक्निकल में चला जाता हूं, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बजरलाल 1992, ये साफ तौर से कहा गया था कि मैंडेटरी एफआईआर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एसआईटी। आपकी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाने के लिए एफआईआर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि टेक्निकल में जाइए, आप कानून में जाइए, आप एसआईटी के कार्य का, आप एसआईटी क्या काम कर रही है उस पर जाइए, आप एफआईआर क्यों नहीं हो रही उस पर जाइए। लेकिन मैं तो सिर्फ इस पर जाऊंगी अमितोष जी कि वो ट्रस्ट जिसको निगरानी के लिए बनाया गया था, वो निगरानी अगर नहीं कर पाया तो ये फेल्योर किसका है अमितोष जी? वो ट्रस्ट जिसे इसलिए बनाया गया था कि जो राम मंदिर में राम भक्त आते हैं, वो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो राम के कामकाज में लगे, वहां रिश्तेदारों की भर्ती कर दी जाती है। पता है ना मुझे, चंपत राय, फिर ये गोपाल राव, फिर उसके बाद अनिल मिश्रा कौन है, अनिल मिश्रा के सहयोगी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा कौन है, फूलकांत मिश्रा कौन है, सोमेश आनंद कौन है और टिन्नू यादव कौन है? रिश्तेदारियों के आधार पर भर्ती होती है क्या ट्रस्ट में? कौन है, कौन है रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार, ये सब आ जाएगा ना। फेलियर अगर है और मिसमैनेजमेंट का लैप्स अगर इनकेस हुआ है तो वो सबके सामने आएगा, और कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है वो भी सबके सामने आ जाएगा। मुझे लगता है 15 दिन वेट ना करके दिन भर के स्टेटमेंट चेंज करना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने से राजा नहीं बनता है। इंतजार करिए, विश्वास रखिए, जो होगा आपके लिए भी बड़ी बात है, मेरे लिए भी बड़ी बात है, देश के लिए बड़ी बात है, पर सब इंतजार कर रहे हैं, राजनीति करने वाले लोग नहीं कर रहे, वो राजनीति। और ये इतनी बड़ी बात है कि अब आपको एसआईटी जांच का इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रस्ट की कोई भूमिका नहीं है वहां, ट्रस्ट कुछ नहीं करेगा, ट्रस्ट की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अमितोष जी, आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं कि एसआईटी जांच करेगी तभी सच सामने आएगा। आपके मन में खलबली नहीं होती है कि जब राम मंदिर में चोरी के आरोप लगते हैं, चढ़ावे के आरोप लगते हैं? अमितोष जी, सवाल सारे यही हैं, और एसआईटी सिर्फ यूं ही गठित नहीं कर दी जाती है ना, कुछ तो गड़बड़ी पाई गई होंगी, कुछ तो गड़बड़ी पाई गई होंगी ना, कुछ तो गड़बड़ी पाई गई होंगी, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है। अनिल जी, ठीक है अनिल जी, जो गड़बड़ी पा रहा है वो एफआईआर क्यों नहीं करा रहा है? ये काम भी विपक्ष का है। सुनील जी एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? कांग्रेस ये काम भी विपक्ष का है। सुनील जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ? ये क्यों नहीं करते हैं आप? अगर आपको सरकार की मंशा पर सवाल है तो एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। प्राची, आप मेरे से मैं अनिल जी फिर आ रही हूँ, बोले सुनील जी। प्राची जी, हमें सरकार पे भरोसा नहीं, लेकिन भगवान श्री राम पे भरोसा है कि वो सजा देंगे। और ये लोग क्यों लगातार कह रहे हैं कि भाई विश्वास रखिए? अरे विश्वास तो करोड़ों लोगों ने किया था, आपने लूट लिया है। इन लुटेरों पे कैसे विश्वास रखें? किस पर विश्वास रखें जब आप भगवान राम के दान पात्र के में चोरी कर गए कोर्ट में जाके एसआईटी, पर वो भी नहीं कर रहा चोरी, पूरे देश में चोरी कर रहे हैं, इसी में माहिर हैं आप इसी में माहिर हैं, पूरा देश लूट लिया आपने। अरे फिर मैं आपकी जैसी भाषा पे आऊंगा, फिर आपको लगेगा, फिर प्राची जी बोलेगी इस भाषा का प्रयोग ना करना हो ना, वो मेरी निजता का अधिकार है ना। अरे भाई भगवान आ जाएंगे ना भाषा पे, हमको आपको गाली दे रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं गए? हम तो क्यों लिए कह रहे हैं दान पात्र के चोरी करने वालों को क्या कहें? हम संत कहें, सुनील सिंह और साधु कहें, सभी लोगों के पास जानकारी है, लेकिन एसआईटी को नहीं दे रहे। कृपया करके इनकी जानकारी नोटिस लेके एसआईटी इनको जानकारी ले। सुनील जी, हाँ बिल्कुल एसआईटी हमसे बात करे, हम तो कह रहे हैं सरकार तो बेचारी नाकारी है, सरकार के पास तो कोई जानकारी नहीं है। नहीं लेकिन तो जब सरकार नाकारी हो गई है जी, अब आपको राम की कृपा का इंतजार है, अब आपको प्रभु श्री राम के न्याय का इंतजार है, अब आपको एसआईटी पर भरोसा ना होकर प्रभु श्री राम करेंगे न्याय, इस बात का इंतजार है तो करते रहिए सर इंतजार। अगर इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है और सनातन पर अगर आघात हो रहा है तो सुनील जी सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, आपको एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। मैं कह रही हूं आप एफआईआर दर्ज करवाइए उन तमाम नामों के खिलाफ जिनके खिलाफ आपको संदेह है। अब अनिल मिश्रा जी, आपके नेता भी जा रहे हैं राम मंदिर, खुद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बताया शुक्रवार को वो राम मंदिर जाएंगे, तो क्या चढ़ावा चोरी के बाद चिंता हुई है या ये सियासत का एक स्टंट है? प्राची जी, मेरा नाम अनिल झा है। ओके, अनिल और झा। अभी मेरे अरविंद केजरीवाल जी अभी फ्राइडे को शुक्रवार को जा रहे हैं और माँ संतोषी का उस दिन है और वहां दुर्गा का दिन होता है। मैं हर 3 महीने में राम मंदिर जाता हूं क्योंकि मैं सनातनी हिंदू हूं, मेरी आस्था भगवान श्री राम के चरणों में है। लेकिन जब मैं हर 3 महीने में राम मंदिर जाता हूं तो मैं व्यथित हो जाता हूं। चारों तरफ से राम मंदिर को बजाय दर्शकों के बिल्कुल जो सहज दर्शन हो उसको ऐसा मैरेकल और किला बना दिया गया है, वहां तक पहुंचते पहुंचते हर सामान्य दर्शक की हालत खराब हो जाती है। मैं चंपत राय जी को बहुत पुराना समय से उतना तो नहीं जानता लेकिन जानता हूं क्योंकि मैं पुराना कुछ उनसे उस तरफ से जुड़ा हुआ रहा
अभी मैं आम आदमी पार्टी में हूं, लेकिन मैंने देखा इतना अहंकार, 40 आदमियों के घेरे में चलते हैं चंपत राय, उनके सहयोगी जिस प्रकार से एक्ट करते हैं, जो अहंकार का जो लेवल है उनका वहां पर कमेटी में आकर के, वो हैरान कर देने वाला है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, ये जो संगठित अपराध को इतना जोर जोर से जो विश्व हिंदू परिषद के या भाजपा के लोग तेज तेज चिल्ला चिल्ला करके हमें रोकना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? जिस उत्तर प्रदेश में सामान्य सी घटना पर भी, सामान्य सी या आपराधिक घटना पर एनकाउंटर तक हो जाते हैं, क्या वहां पर एफआईआर नहीं हो सकती है? एसआईटी, आपने जांच का एसआईटी का गठन किया, क्या आपने सहज रूप से कर दिया? जब विपक्षी दलों ने बहुत ज्यादा आप पर आरोप लगाए, कहा कि वहां चंदा चोरी हो रही है, संतों ने कहा, वहां के समाज सेवियों ने कहा, सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों ने कहा, तब जाकर के एसआईटी की जांच हुई। और अंदर की बात बतला रहा हूं, ये गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की आपसी लड़ाई है यहाँ पर राम मंदिर के घेरे में, भारत के गृह मंत्री की और मुख्यमंत्री की। भारत के गृह मंत्री मुख्यमंत्री को बिल्कुल वहां पर निपटा देना चाहते हैं। आप सबको अंदर की बात पता है इंटरनल अनिल झा जी, आप सबको अंदर की बात पता है, आप सबको एग्जैक्टली ये पता है कि चोरी कब कहां कैसे हुई और किन किरदारों ने की, लेकिन बजाय इसके कि आप उनके नाम को एक्सपोज करके उनके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाएं, सिर्फ कोरी बयानबाजी हो रही है ना अनिल जी। और आपके नेता शुक्रवार को राम मंदिर जा रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कि चढ़ावा चोरी जैसी कोई घटना हो उसके बाद जाएंगे। आप ये देखने जा रहे हैं कि चढ़ावा चोरी कैसे होती है या वाकई में प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं? इसका उत्तर दूंगा, इससे पहले आ जाऊं। राम मंदिर निर्माण को लेकर के कल्याण सिंह का नारा लगता था, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ी नेता उमा भारती रही। राम मंदिर आंदोलन के जो जेन्युइन जो कार्यकर्ता जो लड़ाई लड़ते रहे, वो कहां हैं आज? एक भी है इनकी कमेटी के अंदर जो हृदय से इनके संघर्षों में साथ था? कहां गए? बल्कि आदिवासी क्षेत्रों से बाबूलाल मरांडी तक आते थे यहां पर, कहां गए वो सारे के सारे संत, साधु संत, जो लोग बेचारे यहाँ पर जो राम मंदिर निर्माण के अंदर अपना जीवन खपा दिया जिन लोगों ने? आज उनको कोई पूछने वाला है? विनय कटियार क्या कहते हैं कि हम जब गए राम मंदिर में तो मुझसे पूछा अपना परिचय दो। ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये मेरा सवाल नहीं था। राम मंदिर निर्माण पर आपके नेता की चिंता और उनके नानी का वक्तव्य भी मुझे याद है ना, उनकी नानी का वक्तव्य भी मुझे याद है। राम मंदिर को लेकर किस तरीके का बयान आपके नेता ने दिया था वो भी मुझे याद है। आज अच्छी बात है आप राम मंदिर जा रहे हैं और आपको संघर्ष करने वाले तमाम कार सेवकों की भी चिंता हो रही है, संतों की भी चिंता हो रही है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं झा साहब, अगर आपके पास इतनी इंटरनल जानकारी है तो उसे छिपाने से अच्छा है कि ऐसे लोगों को उजागर करें, उन पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करें। अब चंद्रांशु जी महाराज, पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते ठीक है सर, ओके। चंद्रांशु जी महाराज राम मंदिर को स्वीकार नहीं करूं, रुक जाए, मैं फिर सबके पास आ रही हूं करके। चंद्रांशु महाराज जी, सवाल सिर्फ इतना भर है, जो कुछ राम मंदिर के अंदर हो रहा है और जो कुछ सरकार कर रही है, क्या संत समाज उससे संतुष्ट है? क्या ऐसी सच्चाई वाकई में सामने आएगी? थोड़े दिन पहले, प्राची जी पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी बहुत मैं आपको रोक रही हूँ महाराज जी, इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं क्योंकि लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगी, इस आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान भी लिया है और जितने भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के थे उन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोचिंग सेंटर में आग लगने की ये घटना कैसे हुई है, कौन कौन दोषी है, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये बड़ी खबर है कि लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। आज दोपहर में आग लगती है, कोचिंग सेंटर में आग लगती है, देखते ही देखते आग जो है वो भीषण रूप ले लेती है। पता मुझे, मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा।
सर एक भावुक पल है आपके लिए जी सर, एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल उनके आंखों में आंसू देखिए भरे हुए हैं। ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। सर जिस तरीके से ये घटना हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पीछे करना मोबाइल आईडी ऊपर नीचे रखो भैया, आईडी नीचे रखो भाई, आईडी नीचे रखो, आईडी नीचे रखो, हमारे ऊपर है ये सब क्या है पूरा आपका ठीक है जो की करवाई है सर। एक बार फिर से बताओ। 13 के लगभग 12-13 बच्चे अभी हमारी जानकारी में आया है। सभी को KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, उनका भाव चेहरा आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो मौके पर पहुंचे भावुक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा दुखद हादसा आगे ना हो, इसके लिए सरकार सुनिश्चित करेगी कि नियमों को कड़ा किया जाए। आप और एक भैया थोड़ी देर छोड़ दे यार, आप हो गया ना, आप कितना बोलेंगे भाई, छोड़ दीजिए भैया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद ये बताया कि 14 बॉडीज उनके सामने निकली हैं, 14 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान ले लिया है। सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। आगे जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, कौन दोषी है, किस तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहा था, क्या फायर मेजर्स जो हैं, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उनका पालन इस बिल्डिंग में किया गया था। इन तमाम बातों पर अब जांच की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये बिल्डिंग कैसे आग की लपटों में घिर गई, आग लगने की वजह क्या रही, क्योंकि इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सोचिए कोचिंग सेंटर है, यहाँ छात्र अपने भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते इस बिल्डिंग में आग लगती है, आग फैलने लगती है, भीषण रूप आग ले लेती है। एक एक करके लोगों को निकालने का काम किया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन जब तक लोगों को बाहर निकाला जाता शायद बहुत देर हो गई थी, क्योंकि 14 लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। अभी हाल ही में दिल्ली में अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम बिल्डिंग्स का ऑडिट भी कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑडिट कराया था और ये सुनिश्चित किया था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी घटना का होना, एक दर्दनाक घटना का होना कई सवालों को भी खड़ा करता है। और अब इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश प्रशासन मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
छत्तीसगढ़ के दौरे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि लखनऊ में 14 लोगों की मौत हो गई है तो मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वो लखनऊ लौट रहे हैं, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। मुख्य सचिव को उन्होंने मौके पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर ही मौजूद थे। हालांकि इस घटनाक्रम में 14 लोगों की दुखद मौत हो गई है। अब आगे कार्रवाई की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि इस बिल्डिंग में जो कोचिंग सेंटर चल रहा था क्या परमिशन के साथ चल रहा था, क्या तमाम विभागों से जो एनओसीज ली जाती हैं वो एनओसीज इस कोचिंग सेंटर ने ली थी। इन तमाम सवालों के जवाब अब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज ये लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर में आग लगने की जानकारी मिलती है। पहली मंजिल पर ये कोचिंग सेंटर जहां भीषण आग लगती है और देखते ही देखते आग इस पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। और इसके अंदर जो छात्र मौजूद थे, जो कोचिंग सेंटर में अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे थे, वो कैसे आग की लपटों के बीच में घिर जाते हैं, वो तस्वीरें देखना बहुत दुखद है। 14 लोग अपनी जान इस पूरे घटनाक्रम में गंवा चुके हैं। इस अग्निकांड में 14 लोगों की जान चली गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि अंदर मौजूद लोगों की जान चली गई। अब सवाल ये भी है कि इस बिल्डिंग में क्या फायर सेफ्टीज का ध्यान रखा गया था। सवाल ये भी है कि जब आग लगी तो उस वक्त क्या छात्रों के पास निकलकर भागने का मौका था, क्या कोई इमरजेंसी एग्जिट इस बिल्डिंग में था। ये सब कुछ अब जांच के बाद पता चलेगा। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले आप ताजा अपडेट हम तक पहुंचाइए, बताइए इस वक्त मौके पर क्या चल रहा है। पूरी तरीके से सबको बाहर निकाल लिया गया है या अंदर अभी भी कोई मौजूद हो सकता है? प्राची, ताज़ा अपडेट यही है कि लगभग 1 दर्जन लोगों की जो बॉडी है वो निकाली गई है और जो हमारे पास जानकारी है किसी की भी जान नहीं बची है। लगभग 1 दर्जन लोगों की इस अग्निकांड में अब तक दुखद मृत्यु हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद के, उस दौरे को उन्होंने रद्द किया है। वो लखनऊ लौट करके आ रहे हैं और सीधा सबसे पहले जो तस्वीर मैं दिखाऊंगा वो रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। यूपी के जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं संजय प्रसाद मौजूद हैं, इसके अलावा डीजीपी राजीव कृष्णा मौजूद हैं, लखनऊ के कमिश्नर जो हैं सुजीत पांडे, इसके अलावा जो बात किया जाए जो डीएम है लखनऊ के विशाख जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सीनियर ऑफिसर्स एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और इसके अलावा जो सेना के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और 2 नहीं 3 छोटे छोटे जो ब्लॉकेज हैं वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि न सिर्फ धुएं को खत्म किया जा सके बल्कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनको भी बाहर निकाला जा सके। और अब तक 1 दर्जन लोगों को निकाला गया है जिनकी इस दुखद हादसे में फिलहाल मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। अगर फायर विभाग की यहाँ पर एनओसी थी तो किन हालात में थी, और जिस तरीके की बिल्डिंग नजर आ रही है, कम से कम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि मानकों की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। दिल्ली में जब हादसा होता है कई लोगों की मौत होती है, लखनऊ में भी वृहद ड्राइव चलाई गई थी, डीजी फायर ने भी ड्राइव चलाई थी सुजीत पांडे, और लगातार वो ऑफिसर्स के साथ ऑन ग्राउंड पे भी गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ऐसे हादसे होते हैं, इतने लोगों की जान जाती है, तब सबको सवाल उठता है, तब सबको ध्यान आता है कि मानक क्या होते हैं, उनका पालन कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि अलीगंज के पुरानिया इलाके में जहां ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे टॉय शॉप थी, इसके अलावा क्लिनिक थी, और जो सेकंड फ्लोर बताया जा रहा है वहां पर गेमिंग कोड होता था, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे, जो कम उम्र के बच्चे होते थे, उनको रोजगार दिया जाता था और गेमिंग कोड उनसे यहां पर कराया जाता था। तो रोजगार तो जरूर मिल रहा था, लेकिन जो लोग यहां पर काम कर रहे थे उनको नहीं पता था कि एक दिन इसी गेमिंग कोड में कोडिंग करते करते इस तरीके की खतरनाक आग लगेगी जहां लोग अपने आप को नहीं निकाल पाएंगे। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें देखिए प्राची, अभी भी आपको दिखाऊंगा कि जो धुआं है, अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% धुआं खत्म हो गया है। धुआं अभी भी निकल रहा है, जो ये बताता है कि घंटों की मशक्कत के बाद फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी मशक्कत के बाद सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में, अगर विशाल आप तो मौके पर मौजूद हैं, उस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं। सबसे पहले इस बिल्डिंग के बारे में मेरे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्या इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक, कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं था? क्या जो अंदर लोग मौजूद थे उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो बाहर निकलकर अपनी जान बचा पाएं? क्योंकि मैं देख रही हूं कि छोटे छोटे ब्लॉकेट्स बनाए गए हैं, दीवारों को तोड़ा गया है, बाहर निकालने की कोशिश की गई है या धुएं को बाहर निकालने की कोशिश की गई है। तो क्या खिड़कियां या जो एक सेफ्टी मेजर के लिए अलग से सीढ़ियां बनाई जाती हैं निकलने के लिए, वो कुछ भी नहीं था क्या इस बिल्डिंग में?
प्राची, यही वो सवाल है जो लगातार ऑफिसर्स भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम से कम रेस्क्यू को यहाँ पर कंप्लीट कराने के लिए खुद खड़े हुए हैं। डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह, इसके अलावा लखनऊ के डीएम, लखनऊ के सीपी, डीजी फायर, सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि एंट्री और एग्जिट। दरअसल इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह थी, अलग से एंट्री और एग्जिट नहीं थी। यही वजह है कि बड़ी ये एक तरीके से कहा जाए कि त्रासदी हुई है, जिसमें अब तक 1 दर्जन लोगों की मौत की दुखद खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार यहीं पे जो पुलिस का और एम्बुलेंस का जो दस्ता है उसको बुलाया गया है और डॉक्टर्स को भी बुला लिया गया है केजीएमसी से, सिविल से, इसके अलावा जो लोहिया अस्पताल है वहां से, ताकि लोगों को अगर किसी भी तरीके से कोई भी ज़रूरत हो तो उनको ज़रूरत को पूरा कराया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि दुर्भाग्य से लोगों को कोई मौका ही नहीं मिल पाया कि वो निकल सकें। और जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहाँ अभी भी फायर विभाग के लोग खड़े हुए हैं, एनडीआरएफ के लोग खड़े हुए हैं, एसडीआरएफ के लोग खड़े हुए हैं, कुछ सेना के भी जवान खड़े हुए हैं, जब तक इस दीवार में ब्लॉकेट्स बना करके वो धुएं को बाहर निकालते, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट कराते, तब तक अब तक इस पूरे मामले में लगभग 1 दर्जन लोगों की दुखद मौत की बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे हैरानी की बात है वो यही है कि कोई भी एंट्री और एग्जिट अलग नहीं थी। एंट्री भी एक ही यहाँ से थी, एक ही यहाँ से एग्जिट थी। लिफ्ट इस पूरी बिल्डिंग में नहीं थी। इसके बावजूद अगर 2 एंट्री और एग्जिट के इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए थे तो आप समझ सकती हैं कि जो लापरवाही है वो किस दर्जे की गई है और इसका जो अंजाम है वो 12 जानों को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल विशाल, और हैरानी की बात तो ये है ना कि दिल्ली अग्निकांड से सबक लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने, यूपी की सरकार ने एक ऑडिट चलाया था, बाकायदा अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारा था और ऐसी बिल्डिंग्स को परखा गया था जो तय मानकों पर नहीं बनी है। उसके बावजूद ऐसे हादसे होना, ऐसी बिल्डिंग्स का मौजूद होना और इसमें 14 लोगों की जान चली जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। विशाल, इस इलाके के बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। इलाका क्या कोई कंजेस्टेड इलाका है? यहाँ क्या कमर्शियल बिल्डिंग्स ही हैं? किस तरीके का इलाका है जहां पर ये अग्निकांड हुआ है? देखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा गलियों का इलाका होता प्राची, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका होता तो माना जा सकता था कि भाई फायर ब्रिगेड को पहुंचने में टाइम लग गया, लोगों को बाहर निकलने में मौका नहीं लग पाया। लेकिन ये पूरा जो इलाका है लखनऊ का अलीगंज का इलाका है और अलीगंज के इलाके को लखनऊ के पॉश और अच्छे इलाकों में गिना जाता है। आप देखिए जो रोड हैं वो काफ़ी चौड़ी रोड हैं, 40 मीटर की रोड हैं। लगातार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक हमारे दर्शक देख पाएंगे, जो हाइड्रोलिक अत्याधुनिक जो फायर विभाग की गाड़ियां होती हैं वो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की। अगर गाड़ियों को मैं गिनना शुरू करूं तो जहां से मैं गिन पाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 गाड़ियों को तो प्राची मैं गिन पा रहा हूं इन चौड़ी रोड्स पर, जहां पर किसी को आने में, किसी को जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है क्योंकि लोग जो यहाँ पर हैं उनका ये कहना है कि बिल्डिंग काफ़ी समय से चल रही थी और यहाँ पर कमर्शियल गतिविधि चल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि रिहायशी इलाके में, जहां इस समय हम खड़े होकर के इस रिपोर्ट को कर रहे हैं प्राची, ये पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है और इसके बगल में एक कमर्शियल बिल्डिंग है। सरकार के लॉज जरूर हैं कि आप बिल्डिंग को कमर्शियल करके उस पर कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो बिल्डिंग होती है उसमें रिहायशी के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटी करनी होती है। लेकिन इसके ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल एक्टिविटी, फर्स्ट फ्लोर पर कमर्शियल एक्टिविटी और सेकंड फ्लोर पे भी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, जो दिखाता है कि कमर्शियल एक्टिविटी चलने के बावजूद, इतनी चौड़ी रोड हो जाने के बावजूद, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों के खड़ी होने के बावजूद यहाँ पर इस तरीके से अगर कैजुअलिटी हुई है तो मानकों की अनदेखी निश्चित तौर पर हुई है। मानकों की पूरी तरीके से धता बताते हुए यहाँ पर जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया है वो किया गया है और उसका जो नुकसान उठाना पड़ा है वो अब तक की जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन परिवार को उठाना पड़ा है। लेकिन प्राची, ये कहते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अभी ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी ये बता रहे हैं हमारे सोर्सेज कि 2-4 बॉडी अभी भी अंदर हो सकती हैं। और इसी को देखते हुए यूपी के सारे सीनियर ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश चलाते हैं वो इस बिल्डिंग की छत पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे को रद्द करके लखनऊ पहुंच रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि वो साइट पर आएंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे। को दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें बड़ी दर्दनाक हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के हादसे को याद दिलाती हैं कि कैसे नीचे गिरे हैं लोग या कैसे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। रेलिंग से कुछ लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं उनको उठाकर रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। आग ने इतना मौका नहीं दिया कि लोग बाहर निकल पाते, या शायद ऐसा रास्ता इनके पास नहीं था कि लोग बाहर निकल पाते और अपनी जान बचा पाते। नीचे टॉय शॉप है, जैसा आप बता रहे हैं विशाल, इस बिल्डिंग के बारे में बताइए। और अगर गेमिंग जोन है तो यहाँ तो छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे, उनकी जान गई है।
प्राची, जो हमारे पास जानकारी है वो गेमिंग जोन में गेमिंग दरअसल नहीं होती थी वहाँ पर। प्राची, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक गेमिंग जोन में बच्चे गेम खेलने के लिए नहीं आते थे, लेकिन गेम्स की कोडिंग ज़रूर होती थी। यानी कि उसको जो एडल्ट बच्चे होते थे, 18 साल से ऊपर के लोग होते थे, जो अपना रोजगार की तलाश में आते थे, वो इसी सेकंड फ्लोर में आते थे। पहले तो सेकंड फ्लोर को देख लीजिए, जहाँ अभी भी देखिए कि हाइड्रोलिक जो सीढ़ियाँ हैं वो अभी भी लगी हुई हैं। SDRF, NDRF, फायर विभाग के जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे जो हैरानी की बात है कि धुआं अभी भी यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए लगभग 3 घंटे हो गए हैं, और बावजूद इसके अगर अभी भी यहाँ से धुआं निकल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि जो गेमिंग जोन जहाँ पर कोडिंग का काम होता था, अगर कोडिंग करने के लिए लोग यहाँ रोजगार के लिए आते थे, और अभी भी यहाँ पर अगर इस तरीके से धुआं निकल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह ये आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जब पूरी डिटेल जांच होगी तो उसके पीछे जो एक्चुअल कारण है वो समझ में आएगा। उसके बाद इस पूरे मामले में कोई निर्णायक एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चौड़ी रोड होने के बावजूद, पॉश इलाके में होने के बावजूद, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को करने के बावजूद जो मानक होते हैं उनकी अनदेखी हो रही थी। और यही वजह है कि इस पूरे हादसे में अब तक 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि जो आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा है, वो आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने दौरे को रद्द करके ठीक है, अभी तो अधिकारी मौके पर हैं, डिप्टी सीएम मौके पर हैं, मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि लापरवाही हुई, और उस लापरवाही का नतीजा 14 लोगों ने भुगता है। विशाल, अभी एक तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं जिसमें ये बिल्डिंग जलती हुई नजर आ रही है, और इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से कूदते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ लोगों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, और क्या उन लोगों की जान बच पाई है? विशाल, प्राची, इस पूरी घटना का, इस अग्निकांड का जो सबसे दुखद पहलू है वो यही है कि जो लोग ऊपर से यानी कि फर्स्ट फ्लोर से और सेकंड फ्लोर से कूदे हैं, सिर्फ उनकी ही जान बची है। जो लोग कोशिश कर रहे थे कि आग खोली कम हो जाए या वो सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर जाएं, किसी को भी इतना मौका नहीं मिला। सफोकेशन इतना ज़्यादा था बिल्डिंग में, चूंकि जो संकरा रास्ता था ग्राउंड से फर्स्ट पे जाने का, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जाने का, वो इतना ज़्यादा संकरा था कि लोगों को मौका नहीं लग पाया है। और जो लोग ऊपर से नीचे कूदे हैं, किसी के हड्डी में चोट लगी है, किसी के रिब्स में चोट लगी है, किसी को पीठ में चोट लगी है, चोटें लोगों को ज़रूर लगी हैं। काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं, जिनको नज़दीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जान जो है वो सिर्फ उनकी बची है जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके ऊपरी बिल्डिंग से, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से छलांग लगाई है, और वो नीचे गिरने के बाद अपनी जान को बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह की, उन्होंने कूदने से बचे हैं, अपने आप को ये सोचा है कि अगर आग कम होगी, थोड़ा धुआं कम होगा, तब वो नीचे उतर जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हुई है। और ये जो आंकड़ा है अगर वो 1 दर्जन से ऊपर है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यह हादसा कितना ज़्यादा भयावह है, कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सिस्टम की भेंट चढ़ गए 1 दर्जन से ज़्यादा वो मासूम लोग जो दरअसल अपने रोजगार की तलाश में लखनऊ के अलीगंज के इस इलाके में काम करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन जो नतीजा है वो निश्चित तौर पर उनके परिवार के लिए, समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ आंसू है, और वो गवाही है जो दरअसल ये बिल्डिंग दे रही है 12 लोगों की मौत। ठीक है विशाल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये जानकारी देते हैं, इस दुखद खबर के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल ये अलीगंज में एक बिल्डिंग है जहां पर गेमिंग जोन चलता है। गेमिंग जोन का मतलब ये कि यहाँ पर रोजगार की तलाश में कोडिंग सीखने के लिए बच्चे आते हैं। एकाएक इस बिल्डिंग में आग लगती है, और आग इतना भयावह रूप ले लेती है कि लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। जो लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदकर अपनी जान बचा पाए, सिर्फ वही लोग बच पाए हैं। अंदर जो लोग थे उनकी जान चली गई। ये मौत का आंकड़ा 14 का है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो मौके पर मौजूद रहे, नम आंखों से इस बात की जानकारी दे रहे थे, काफी भावुक हो गए थे ब्रजेश पाठक, और ये बता रहे थे कि 14 बॉडीज उन्होंने देखी हैं, तो 14 लोगों की जान इस पूरे घटनाक्रम में चली गई है। अभी पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो दौरा है, जो अलीगढ़ के दौरे पर थे, उन्होंने इस दौरे को रद्द कर दिया है। वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, और मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन विशाल, 14 का आंकड़ा तो है, कुछ लोग नीचे भी कूदे हैं। अब जरा ये बताइए, जिस वक्त इस बिल्डिंग में आग लगी तकरीबन कितने लोग अंदर मौजूद थे जिनकी जान पर बनाई, जो अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं?
देखिए प्राची, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक एक सज्जन हमको यहाँ पर मिले जिनके बेटे ने उनको कॉल किया 2:36 पर कि पापा मैं अंदर फंस गया हूँ, बिल्डिंग में आग लग गई है, आप जल्दी से पुलिस को बोलो, फायर विभाग को बोलो ताकि मुझे वो नीचे लेके जा सके, अपनी जान को बचाया जा सके। लेकिन जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी है लगभग 25 से 30 लोग, चूंकि नीचे जो पेट शॉप है, पेट क्लिनिक है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, और सेकंड फ्लोर पे वो जगह है जहां गेमिंग जोन की कोडिंग होती है, यानी कि लोग रोजगार की तलाश में यहां पर आते हैं, रोजगार पाते हैं, सैलरी पा रहे थे। जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, प्रभुजोत सिंह, उनके बेटे यहां पर काम कर रहे थे पिछले 4 सालों से, पैसा जरूर मिल रहा था, रोजगार जरूर चला हुआ था, लेकिन उनकी जान की कीमत ये रोजगार ले लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अभी भी आप देखिए कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग हैं वो सीढ़ियां लगा के अभी भी ऊपर जा रहे हैं, और 25 से 30 लोग जो अंदर फंसे हुए थे, बताया जाता है कि उनमें से लगभग 14 की डेड बॉडी को फिलहाल निकाला गया है। लगभग 4 से 5 लोग ऐसे थे जो कि फिलहाल कूदने में कामयाब हुए, उनकी हड्डी में चोट लगी, उनकी पीठ में चोट लगी, उनकी तो फिलहाल जान बच गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी 3 से 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका आंकड़ा अंदर फंसे हुए लोगों में आ सकता है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में पुलिस विभाग के साथ साथ बाकी सारे लोग चला रहे हैं। लेकिन दुखद रूप से अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 लोग अभी भी यहाँ पर हो सकते हैं। प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। डिप्टी सीएम इस घटना में हताहत हुए हैं, कुछ 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब वहाँ पर पूरा सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और ऊपर अब कोई भी बच्चा नहीं है, वहाँ कोई भी हताहत नहीं है। पूरी तरह से बिल्डिंग को देख लिया गया। सर, जो जिम्मेदार लोग रहेंगे जांच के बाद उनके ऊपर हाँ, कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी प्राथमिकता है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत ही दुख व्यक्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ के सारे कार्यक्रम रद्द करके वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं। टोटल 4 घायल हैं और 14 हताहत हुए। अब वहाँ ऊपर कोई नहीं है, पूरी तरह से देख लिया। तो 14 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है और 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो लोग नीचे कूदे, जिन्होंने नीचे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, वो 4 बच्चे तो बच गए, लेकिन 14 बच्चे जो अंदर गेमिंग जोन में कोडिंग सीख रहे थे वो अपनी जान नहीं बचा पाए। अंदर आग फैली, इतनी तेजी के साथ फैली कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया, क्योंकि फायर सेफ्टी का इस बिल्डिंग में ध्यान नहीं रखा गया। क्या अब इस पर जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम मौके पर पहुंच गए हैं, पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। लेकिन एक बार फिर से लापरवाह सिस्टम की भेंट 14 जिंदगी चढ़ चुकी हैं, 14 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली का अग्निकांड अभी तक आप भूले नहीं होंगे कि लखनऊ में भी इसी तरीके का अग्निकांड होता है, जिसमें 14 बच्चों की जान चली जाती है। अब विशाल, जिस गेमिंग जोन के बारे में आप बता रहे हैं कि इस गेमिंग जोन में रोजगार के लिए बच्चे आते थे, कोडिंग सीखते थे, जरा इसके बारे में बताइए। क्या ये मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो ये गेमिंग जोन चला रही हैं और रोजगार के लिए कोडिंग सिखाती हैं बच्चों को? प्राची, ये सवाल है जो कि हमने प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के अधिकारी चूंकि अभी इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसे हुए हैं कि उनके पास फिलहाल इस बात की बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो चीज़ें मीडिया में शेयर कर सकें, कैमरे पे बता सकें। लेकिन जिनकी बात अभी हमने आपको बताई, प्रभुजोत सिंह जो कि अपने बेटे को लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जिनके बेटे का 2:36 पर उनके पास कॉल आया था और उस बेटे ने अपने पिता को आग लगने की जानकारी दी थी। उनका कहना था उनका बेटा यहाँ पिछले 4 सालों से काम कर रहा है,
23 साल उसकी उम्र है और लगातार वो हर रोज़ यहाँ पर आता था, हर रोज़ अपने घर आलमबाग से आया जाया करता था। लेकिन अलीगंज के इस इलाके की जो बिल्डिंग है सेकंड फ्लोर, जहाँ पर ये गेमिंग जोन की कोडिंग चल रही थी, जहाँ पर लोग कोडिंग सीखते थे, कोडिंग के जरिए रोजगार करते थे और अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं अपने परिवार का पेट भी पालते थे और खुद को रोजगार की जो ये इस कोशिश है उसमें भी शामिल करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस सेकंड फ्लोर पर 20 से 25 लोग मौजूद हों, वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग है और कमर्शियल बिल्डिंग में जो एंट्री का रास्ता होता है, एग्जिट का रास्ता होता है, वो सिर्फ एक होता है, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। इसीलिए इस पूरे मामले में जो पुलिस की जो टीम है, जो प्रशासन की टीम है और जो सीनियर ऑफिसर्स की टीम है, वो यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो गेमिंग जोन जिस पे कोडिंग का काम ये चल रहा था, इसको मान्यता थी कि नहीं थी, लाइसेंस था कि नहीं था, फायर विभाग की एनओसी थी कि नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सारे सवाल ऐसी घटना के होने के बाद ही आखिर जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो क्यों पूछना शुरू करते हैं। जब दिल्ली में हादसा हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आदेश दिए थे, खुद सीनियर ऑफिसर फायर विभाग के मौके पर उतरे थे और इस तरीके की ड्राइव चलाई गई थी जिसको इंडिया टीवी ने भी अपने कैमरे पर कवर किया था। उस वक्त अगर इस तरीके की चीज़ों पर न सिर्फ नजर रखी जाती बल्कि एक्शन लिया था तो शायद आज 14 मासूम जिंदगियों को अब कार्रवाई होती रहेगी, गुनहगारों को पकड़ा जाता रहेगा, लेकिन वो 14 बच्चे लौटकर वापस नहीं आएंगे जो रोजगार के लिए इस बिल्डिंग में थे, जो कोडिंग सीख रहे थे। एक बार फिर से सिस्टम के फेल्योर ने 14 लोगों की जान ले ली।